हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 से लेकर जो है कि 6 तक के प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा और प्रश्न नंबर 3 में आपके 2 हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में जो 2 हैं दोनों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा और 4, 5 और 6 यानी कि 6 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 में आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रश्न नंबर 3 के जो है कि टाइप का ही हम लोग क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 में हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का जो है कि हम लोग पहले की बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि दिया है कि यदि ए बी और क्या सी किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तब देखिए आपकी जो कोई भी श्रेणी है यदि आपकी गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपको पता ही होगा कि कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में होती है तो उसका जो सार अनुपात होता है, सार अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मैं पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सार्व अनुपात जो होता है, यानी कि सार्व अनुपात हम लोग फाइंड करेंगे। तो सार्व अनुपात जो आर होता है वह बराबर हो जाएगा किसके, यानी कि सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, ये पहला है, ये दूसरा पद है, ये क्या है, तीसरा वैल्यू है, समझ लीजिए ऐसे। तो दूसरे में पहले से भाग, यानी कि बी बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि तिर्यक का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा बी बटा में हो जाएगा क्या, ए आर, यानी कि बी का मान जो आपका ए आर फाइंड हुआ, क्योंकि सार्व जो गुणोत्तर श्रेणी में है तो उसका तो सार्व अनुपात बराबर होगा। तो ये जो है बी बटा में ए होगा, और फिर जो आर आप सार अनुपात निकालेंगे दूसरे तीसरे में जब पहले से भाग देंगे तो ये भी तो बराबर होगा, यानी कि सी बटा में क्या हो जाएगा, बी। तो मैं आपको जो है क्लियर बताया हूँ प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कैसे जो है कि मैं सोल्यूशन कराया था। तो यहाँ पर बात करते हैं तिर्यक मल्टीप्लाई यदि हम लोग करा दें, तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा सी से 1 में सी हो जाएगा, बी से आर में करेंगे तो बी और क्या आर बराबर, बी का मान है ए आर, तो यहाँ पर ए आर रख देंगे गुणे आर की जगह पर आर, यही बराबर हो जाएगा आर से आर में गुणा करेंगे तो आर का स्क्वायर, यानी कि ए आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टोटल जो है सी का मान है यहाँ पर आप रख देंगे ए आर स्क्वायर, यहाँ पर सी का भी मान पता हो गया, क्योंकि क्यों भाई निकाला गया है, क्योंकि ये जो आपकी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि log a कामा log b, इसके बाद कामा दिया है log c, ये किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो भी ये वैल्यू दिया गया है ना यह समांतर श्रेणी में है। तो आपको पता है मेरे प्रिय छात्रों की कोई भी श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में तभी होती है जब उसका सार्व अंतर जो डी होता है यदि वह इक्वल होता है, बार बार इक्वल होता है, यानी कि जो भी आपके पद दिए गए उनके बीच जो है अंतर आपका समान होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ सर जो आपकी श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी में है, यानी कि इनके बीच जो है अंतर आपका समान आना चाहिए, और ये जो आपका गुणोत्तर श्रेणी था उसमें जो है अनुपात आपका बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए यहां पर निकालेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो होता है आपका डी, डी बराबर, यही जो डी है यह बराबर होना चाहिए किसके, इनके बीच का अंतर ना, यानी कि log बी होना चाहिए और log माइनस क्या ए, यानी कि ये जो वैल्यू है अंतर जो है यही अंतर, इनका अंतर भी बराबर होना चाहिए, यानी कि log सी और माइनस log क्या होना चाहिए, बी, यानी कि दोनों को जब इक्वल होगा तो आसानी से आप कह सकते हैं कि हाँ सर जो आपकी श्रेणी दी गई है ना, ये जो आपकी श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर आपका क्या है, समान है। तो चलिए हम लोग यहाँ से, अब ये तो आपका सार्व अंतर बराबर हो गया, अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड मान सकते हैं आप, ये क्या राइट हैंड साइड, दोनों साइड को यदि बराबर कर दे तो आपका सार्व अंतर समान होगा कि नहीं होगा, ये भी सार्व अंतर है, ये भी क्या है, सार्व अंतर है। तो दोनों को हम लोग इक्वल दिखा दे तो आसानी से जो ये श्रेणी दी गई है यह आपकी समांतर श्रेणी में होगी। चलिए तो यहाँ पर log, तो ये हो जाएगा log मेरे प्रिय छात्रों बी का मान पता है मेरे प्रिय छात्रों, ए आर है, माइनस log ए है तो ए है, क्योंकि ये तो ए ही रहेगा क्योंकि आपका ए का मान पता नहीं है, log आपको सी चाहिए तो सी का मान है ए आर है ना, ए आर का स्क्वायर है, माइनस log बी चाहिए तो बी का वैल्यू क्या है मेरे प्रिय छात्रों, आपका है ए और आर। ठीक है ना, अब आपको पता होगा मेरे प्रिय छात्रों, और पता नहीं तो मैं बता देता हूं
कि आपको पता होगा ये कि सूत्र जो होता है, चूंकि सूत्र होता है log m इंटू log n का सूत्र होता है मेरे प्रिय छात्रों log m प्लस होता है log n। ये आपका फार्मूला है मेरे प्रिय छात्रों। क्या है ये फार्मूला होता है कि log m इंटू log n का फार्मूला होता है मेरे प्रिय छात्रों log m प्लस log क्या होता है n। ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है मेरे प्रिय छात्रों, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो ये आपका दो है, एक ए है एक आर है, तो क्या इससे हम लोग तोड़ सकते हैं? तो ये हो जाएगा log a प्लस क्या हो जाएगा log r माइनस log क्या हो जाएगा a। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, फिर इसको उसी फॉर्म पे तोड़ेंगे तो यह a हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो यानी कि a और m यानी कि log m और प्लस log n पर तोड़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका log a प्लस log r का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस, ये भी प्रथम द्वितीय पर टूटेगा तो प्लस आ रहा है बीच में लेकिन बाहर माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा log a और माइनस आप लगाएंगे log क्या r। क्यों मेरे प्रिय छात्रों? क्योंकि ये जो आपका प्लस है इसके बीच क्या है प्लस है और ये इसके बाहर माइनस है, तो माइनस से इसे मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो आपको वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए से ए कट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी लागे से लागे क्या होगा कट हो गया, तो ये हो जाएगा log r हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ये घात है। अब घात का नियम फिर देखिए, चूंकि पुनः आपका होता है log m का पावर n हो तो यह होता है n log क्या m। ठीक है, क्या होता है n log m। तो यहाँ पर ये ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उसी तरह से 2 log हो जाएगा क्या r। घात के नियम से ये पहले आ गया ना, यानी कि n log क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और यही बराबर माइनस आपका है मेरे प्रिय छात्रों log n, सॉरी n नहीं r है ना, ये क्या हो जाएगा r। यहाँ पर देखिए log r जो है यही बराबर, देखिए 2 log r में से log r घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा log r। देखिए क्या जो d का मान है यानी कि जो सार्व अनुपात है क्या दोनों इक्वल हैं, और जब दोनों सॉरी सार्व अनुपात नहीं सार्व अंतर, जो सार्व अंतर है दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, और जब दोनों इक्वल हुआ अतः दी गई श्रेणी जो है आपकी श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में आपकी होगी। समझ में आई बात मेरे प्रिय छात्रों? ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड जो साइड आप बनाए थे वही बराबर हुआ राइट हैंड क्या साइड। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पर नीचे मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे कि अतः log क्या है a कामा log b कामा log क्या c किसमें है समांतर श्रेणी में है। क्या मेरे प्रिय छात्रों ये कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी? ठीक है, कि कैसे जो है कि मैं सलूशन आपको कराया हूँ। तो ये आपका है अतः यह जो आपकी श्रेणी है यह किसमें है समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो ये रहा जो है कि तीसरे नंबर का पहला प्रोसेस। इसके बाद हम लोग लेकर जो है कि आपको चलने वाले हैं तीसरे नंबर का जो है कि आपका दूसरा प्रोसेस क्या है, और दूसरा प्रोसेस में आपको संकेत दे रखा है। तो सभी प्रश्नों को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, सभी प्रश्न आपको इंडिकेट किया जाएगा, आप जो है प्रश्न को भी मिला लेंगे। ठीक है, देखिए तो अब मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, प्रत्येक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के दूसरे नंबर पे। तो चलिए मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ आपको 2 नंबर पे, यानी तीसरे का दूसरा में। ये आपको करना है सिद्ध करना है इसको, यानी कि इसको आपको दिखाना है कि यह जो आपकी श्रेणी दी गई है यह जो है समांतर श्रेणी में आपकी है। तो आपको समांतर श्रेणी में करने के लिए, इस समांतर श्रेणी में सिद्ध करने के लिए सबसे पहले सार्वंतर को यदि बराबर हम लोग कर दें, सार्वंतर लगातार यदि बराबर आता है किसी भी समांतर श्रेणी का, तो आप कहेंगे कि वो जो श्रेणी है आपकी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर संकेत में ये दे रखा है तो हम लोग सिर्फ संकेत से लेकर चलेंगे। किससे लेकर चलेंगे? संकेत से लेकर चलेंगे, और आपको कुछ नहीं करना है। तो संकेत को यदि हम लोग इक्वल कर दें तो आसानी से जो है कि आपको समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर है तो घात के नियम से ये हो जाएगा 2 log हो जाएगा b बेस n इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका log a है तो a रहने दीजिए, बेस n हो जाएगा प्लस log ये क्या है c है, बेस क्या है n। ये कंडीशन समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं यानी कि आप जो है इसको पलटना चाहते हैं तो आपका ये मान चेंजिंग हो जाता है। चेंजिंग कैसे होता है जरा गौर से आप समझिए, यानी कि 1 में जब ये log n बेस a है तो इसको आप अंश में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा log a और बेस क्या हो जाएगा n। ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा, या नहीं है तो आप इसको लेना नहीं, इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको पहले चेंजिंग कर लेंगे।
यानी कि इसके जगह पर आप इतना रख दें, क्यों? क्योंकि ये जो हर में है यदि अंश में जाएगा तो इसका जो आपका बेस है दोनों आपस में क्या हो चेंजिंग, यानी कि log n बेस a है तो यह आपका a बेस n हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से 1/, में यदि है log n बेस b है तो इसको आप चेंजिंग करेंगे तो यह हो जाएगा log b बेस क्या हो जाएगा n। उसी तरह से ये है 1/, में है log c बेस n है तो यह हो जाएगा log क्या हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हुआ, n है ना, log n बेस c है तो यह हो जाएगा log c बेस क्या n। तो ये चीज़ें आप लोग जो है चेंजिंग इस तरह से log के नियम से चेंजिंग करके जो है आसानी से आप समांतर श्रेणी को फाइंड कर सकते हैं। अब उनके बीच से क्या निकाल देंगे, अंतर, ठीक है। या नहीं है तो आप संकेत से देंगे तो आप लोग संकेत से यहाँ से उठाएंगे, आगे भी कुछ संकेत दिया है तो उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ फिर जो है उसको आपको इसके नियम से चेंज करना पड़ेगा जो इसके आगे दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग यही से बस ले लेंगे। तो यहाँ पर आइए 2 log b का मान रख दीजिए, b का मान है a और r, बेस n है तो n लगा दीजिए, बेस सभी में n लगेगा, ठीक ना। इक्वल टू ये है log a बेस n है प्लस log c है ना, c का मान क्या है ar² है बेस n। तो बस इसको log m इंटू log n पर तोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 2 log आपका हो जाएगा a बेस n प्लस फिर 2 log आपका क्या हो जाएगा r बेस n। समझ में आई बात। फिर इसी तरह से log हो जाएगा a बेस n प्लस, फिर इसको भी हम लोग तोड़ेंगे मेरे प्रिय छात्रों। इसको यदि आप तोड़ना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा log a बेस n प्लस log r² बेस क्या n। यहाँ पर आप लोग समझ में गए होंगे मेरे प्रिय छात्रों कैसे जो है कि मैं सोल्यूशन जो है आपका करा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 log a बेस n प्लस 2 log r बेस n बराबर हो जाएगा log a बेस n प्लस, यहाँ पर देखिए दोनों ये मान सेम है, दोनों मान सेम है तो क्या इसको आप जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 log a बेस n प्लस, ये घात के नियम से, घात 2 है तो घात के नियम से घात पहले यानी 2 log हो जाएगा r बेस n। क्या दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ध्यान दीजिए दोनों इक्वल हैं तो यानी कि यह लेफ्ट हैंड जो साइड है यह बराबर है क्या राइट हैंड साइड। जब दोनों इक्वल यानी कि ये जो आपका फाइंड हुआ था डी है ना, जब डी का जो मान है दोनों इक्वल हो गया यानी सार्वंतर दोनों जो है लगातार बराबर आ रहा है तो उस कंडीशन में जो ये समश्रेणी दी गई है, अतः यहाँ से आप लिखेंगे कि अतः लिखेंगे यहाँ पे, मैं हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अतः यहाँ पर लिख लेंगे अतः दी गई, अतः यहाँ पर ऐसे करें, अतः 1/, में log n बेस a कामा 1/, में log n बेस b कामा 1/, में log n बेस c किसमें, समांतर श्रेणी में है। क्या ये सभी चीजें समझ में आई ना, ये आपका आंसर फाइंड हुआ इति सिद्धम, यहाँ पे हुआ इति क्या हुआ सिद्धम, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा मेरे प्रिय छात्रों प्रश्न नंबर 3 का दूसरा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ इति सिद्धम, ये जो है श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी में, क्योंकि ये जो आपका प्रोसेस है आपका दोनों इक्वल करा दिया गया है, क्योंकि ये जो आपका मान दिया है सार्वंतर जो है दोनों का क्या है बराबर। तो संकेत में जो भी ये दिया गया ये सार्वय अंतर जो है कि आपको निकाला गया, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी कैसे जो है कि मैं आपको सोल्यूशन कराया हूँ। तो चलते हैं, इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के प्रश्न नंबर 4 की तरफ, और मैं इन चीज़ों को सभी को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो मैं इन चीज़ों को सभी को अब हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ मेरे प्रिय छात्रों। और हाँ, हमारे साथ जो है कि रेगुलरिटी क्लास से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है जरा गौर से आप समझते रहिए। देखिए प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि सिद्ध करें कि दो धन संख्याओं का समांतर माध्य
उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। यानी कि जो समांतर आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जब दो संख्याएं आप लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, 4 6 5 8 9 10 12 13 20 40, कोई भी आप दो संख्याएं आप लेंगे और उनका समांतर माध्य निकालेंगे और उनका क्या निकालेंगे, गुणोत्तर माध्य निकालेंगे। अगर जो है समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा आता है तो आप कहेंगे कि इति सिद्धम, यानी कि यह सिद्ध हुआ कि समांतर माध्य जो है गुणोत्तर माध्य से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना कौन सी संख्या है, धन संख्या है ना, तो मान लेते हैं कि माना दो धन संख्याएं, धन संख्याएं मान लेते हैं कि दो जो धन संख्याएं हैं 4 और कितना है, 6 है। मान लेते हैं कि जो दो धन संख्याएं हैं 4 है और कितना है, 6। तो आपको पता होगा कि ये ए का होता है, ये किसका होता है, बी का। अब आपको निकालना है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य निकालेंगे, गुणोत्तर माध्य निकालेंगे और देखेंगे कि कौन किससे बड़ा है, ठीक है। यदि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा आता है तो आप कहेंगे कि इति सिद्धम, क्योंकि आपको सिद्ध करना है यही ना कि समांतर माध्य जो है आपका गुणोत्तर माध्य से क्या होता है, बड़ा होता है, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो हम निकालते हैं यहाँ से समांतर माध्य, समानांतर माध्य। तो आपका माध्य बराबर हो जाएगा a प्लस बी बटा में 2 होता है ना, तो a का मान 4 है प्लस b का मान 6 है बटा में 2, 6 4 10, यानी कि 10 बटा में 2 बराबर कितना, 5। अब देखिए ये जो आपका समानांतर माध्य a है यह आया कितना, आपका 10 आया। क्या ये चीजें समझ में आ रही है मेरे प्रिय छात्रों की समानांतर माध्य जो है आपका जब 5 आया, जब 5 आया और यदि गुणोत्तर माध्य निकालते हैं यदि 5 से कम आता है तो आपका सिद्ध होगा कि समांतर माध्य जो है गुणोत्तर माध्य से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। तो आपको पता होता है गुणोत्तर माध्य बराबर होता है कर्णी में ए भी होता है कि नहीं होता है, तो कोष्टक में कर्णी में हो जाएगा ए का मान कितना है 4 गुणे बी का मान कितना है 6 बराबर कर्णी में 4 छके 24। अब जब 24 को आप वर्गमूल निकालेंगे तो 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 24 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 4.898, यानी कि ऐसे करके डॉट कुछ होगा, यानी 4 दशमलव के बाद ही आपका होगा 4.8 होगा, 4.898 होगा। या इसको निकटतम में आप मान लेते हैं मेरे छात्रों, या आप लिख सकते हैं यह जो दूसरा अंक है, दूसरा अंक 5 से अधिक है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा 4 कितना 9 इतना। क्या जो 4.9 है यह गुणोत्तर माध्य जो निकला है 4.9, क्या यह जो है कि समांतर माध्य से कम है या अधिक है, कम है ना, एक अंक कम है लेकिन कम तो है ना, यानी कि यहाँ पे आप दिखा देंगे यानी गुणोत्तर माध्य जी होता है, यानी कि जो ए है ग्रेटर देन क्या जी। यानी क्यों भाई बड़ा है, क्योंकि 5 जो है बड़ा है जो है कि 4.9 से, क्या इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका फाइंड हुआ है क्या, आंसर। यानी कि आपको यही दिखाना था कि जरा दिखाइएगा जो समांतर माध्य है गुणोत्तर माध्य से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या ग्रेटर देन है कि नहीं है, इससे पता चलता है कि जो ए जो है ग्रेटर देन क्या होगा, जी होगा, यानी कि जो समांतर माध्य है वह गुणोत्तर माध्य से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। और हाँ, मैं 4 और 6 माना हूँ, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप लेंगे तो हमेशा जो है ना समांतर माध्य अधिक होगा, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, कम होगा। आप किसी भी संख्या को रख करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके साथ मैं बात करता हूँ, आगे चलता हूँ, आपका जो है कि 5वां नंबर क्या दे रखा है। तो 5वां नंबर में आपको क्या पता करना है, ध्यान से समझिए। करीब दो संख्याओं के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है, तो संख्याएं ज्ञात की, संख्या निकालना है, बहुत अच्छी बात। तो संख्या निकालना है तो इसमें मान लेंगे कि माना दो संख्याएं ए तथा क्या है बी, ये तो बहुत ईजी है। मान लेंगे कि दो संख्याएं ए तथा क्या है बी, ये तो बहुत ही आसान है, ज्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 5वें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 5वें में कह रहे हैं कि दो संख्याएं आपको पता करनी है जो कि आपका समांतर माध्य दिया है, गुणोत्तर माध्य दिया है। तो मान लेंगे यहाँ पे कि माना दो संख्याएं क्रमशः ए और
बी हैं। मान लेते हैं कि जो दो संख्याएं हैं ए और क्या है बी, क्रमशः भी आप हटा सकते हैं, क्रमशः हटा भी सकते हैं। माना दो संख्याएं ए तथा क्या है बी हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि दो संख्याएं जो है ए तथा क्या है बी हैं। अब यहां पर समांतर माध्य निकालना है। समांतर समानांतर माध्य, समानांतर दिया है ना, ये समांतर दिया, समानांतर दिया, समानांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समानांतर माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटा में क्या दिया है 2। ये तो फार्मूला है आपका समानांतर माध्य के लिए, और समानांतर माध्य को ए से इंडिकेट करते हैं ना। लेकिन समानांतर माध्य दिया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, समानांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य दिया है, यानी कि पहला वाली समानांतर माध्य, समानांतर माध्य आपका 10 है, जो पहला मान है वह समानांतर माध्य का है, तो 10 हो जाएगा। और ए प्लस बी बटा में क्या 2, तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 20 बराबर हो जाएगा ए प्लस क्या बी। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, तो आपका जो गुणोत्तर माध्य आपका जी होता है ना, गुणोत्तर माध्य जी बराबर हो जाए करणी में आपका होता है ए इंटू क्या बी। तो यहाँ पर देखिएगा जी गुणोत्तर माध्य कितना दिया था 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे आप बराबर, करणी में है तो करणी यहाँ से हटाएंगे तो इसको स्क्वायर रख सकते हैं, ये करणी आप हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ए डॉट क्या बी, ये हो जाएगा 8 8 64 बराबर हो जाएगा ए डॉट क्या बी। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। और यहाँ समझिएगा, यहाँ पर तो इतना निकाल लिया ना, अब यहाँ से क्या करना है समीकरण 1 से मान हम लोगों को निकालने ला। समीकरण 1 से क्या करना है मान, यानी कि आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया हुआ है क्या कि a प्लस बी बराबर कितना है 20, यही ना है a प्लस बी बराबर 20 है, तो यहाँ से a का मान निकाल दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा b। समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, या नहीं तो आप यहीं से निकाल लिए होते, ठीक है, यही से आप निकाल लिए होते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ से आप निकालेंगे a का मान, तो b को इधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा 20 माइनस b बराबर क्या हो जाएगा a। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है आपको कि यही जो है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या करना है रखना है। लिखेंगे कि समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 2 आपका क्या दे रखा है मेरे पीछे तो देख सकते हैं कि 64 बराबर दिया है a का मान ये है, a का मान ये फाइंड हुआ है, तो यहाँ पर a को हटाएंगे, आप रखेंगे 20 माइनस b इंटू क्या इंटू में क्या है b है ना b। और हाँ एक बात याद रखिएगा, जब मैंने a का मान निकाला हुआ है तो आप b का भी मान निकाल सकते हैं, तो b का मान निकालेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, इधर b हो जाएगा, तो यहाँ पर b का मान पुट करना पड़ेगा। आप किसी को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, यानी कि मैं a का निकाला हूँ तो आप यही का निकालिएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 64 इजिकल टू b से 20 में गुणा b 20 होगा, अब माइनस b से b में होगा b स्क्वायर, सभी को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 20b, ये हो जाएगा प्लस कितना 64 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, गुणनखंड निकाल कर दीजिए, तो गुणनखंड करेंगे तो मैं ट्रिक द्वारा लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस है तो दोनों का माइनस होगा, तो माइनस होगा तो जुड़ेगा, जोड़ने पर 20 गुणा करने पर आपका 64, तो 16 चौके 64, एक 16 हो जाएगा, दूसरा 4, तो b बराबर आप निकालेंगे तो माइनस में आ रहा है तो ये प्लस में ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हाई होगा माइनस में आ रहा है तो ये भी प्लस में हो जाएगा b, यानी कि b के 2 मान आ गए। b के कितने मान 2, एक 16 आया, कितना आया 4 आया। क्या मेरे प्रिय छात्रों ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। b के 2 मान आ गए, फाइंड हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आई बात। अब यही जो b का मान है हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर का में 1 में, लिखेंगे कि समीकरण 1 में b बराबर 16,4 रखने पर, यानी कि देखिए b बराबर 16,4 का मतलब एक ही बार नहीं रखना है, एक बार b का मान 16 रखना है, एक बार b का मान 4, तो एक बार मैं b बराबर 16 पे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो 16 पर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस b का मान कितना 16 बराबर कितना हो जाएगा a, तो 16 में से 20 में से 16 घटा कितना 4, a का मान 4 निकला, b बराबर कितने पर 4 पर, तो यहाँ पर 20 है तो 20 रखिए, माइनस b है तो b की जगह पे कितना रखना है 4 बराबर कितना a, तो 20 में से 4 घटाइए 16 बराबर कितना हो गया a। यानी कि जो आंसर फाइंड होगा मेरे प्रिय छात्रों, आंसर आपके 2 मिले, यानी कि जब b का मान 16 निकला तो a का मान 4 निकला, या
बी का मान जब हम लोग 4 रखें तो ए का मान कितना निकला 16, यानी कि दो कंडीशनें बन सकते हैं, या तो 16 या तो 4 होगा, या 4 या तो कितना होगा 16। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई ना, यानी कि दोनों में आपको हो सकता है, यानी कि 16 या तो 4 होगा या तो 4 या तो 16 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरे प्रिय छात्रों ये आपको समझ में अच्छी तरह से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेकर चलता हूँ, सेम प्रोसेस आपका चलेगा अगले नंबर में। अगला नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 6। हाँ, प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा उनका अंतर आपका 30 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर माध्य जो है आपका 8 है, तो गुणोत्तर माध्य 8 का यहाँ पर कंडीशन बन चुकी है। ठीक है, गुणोत्तर माध्य की कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो चलिए मैं शेष मानों को हटा देता हूँ और मैं ऐसे ही जो है कि आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ से समांतर माध्य नहीं दे रखा है, तो बस मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की कंडीशन क्या बन रही है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इन सभी को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जो जो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ से हम लोग इसको भी हटा देते हैं। ठीक है ना, अब सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, जो चाहिए सिर्फ मैं वो रख दिया हूँ। ठीक है ना, चलिए देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, तो मान लेते हैं माना दो संख्या ए तथा बी है। ठीक है, करे गुणोत्तर माध्य 8 है, तो गुणोत्तर माध्य 8 है, तो गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर ए डॉट बी बटा में 8 का स्क्वायर बटा में ए। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको यानी कि सभी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है, एक बार हम लोग लिख सकते हैं। अब दिया है गुणोत्तर माध्य 8 है, देखिए गुणोत्तर माध्य बराबर 8 दिया है ना, तो 8 दिया तो गुणोत्तर माध्य बराबर होता है कर्ण में क्या होता है ए डॉट बी होता है। गुणोत्तर माध्य 8 दिया है तो 8 बराबर हो जाएगा कर्ण में ए डॉट बी। कर्ण हटाएंगे तो इसका स्क्वायर लगेगा, ये दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो भी हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए ना, ये तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 8 का स्क्वायर, आज जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे कर्ण हट जाएगी, ए डॉट बी हो जाएगा, तो यानी कि 8 × 8 = 64 हो जाएगा, बराबर ए डॉट क्या हो जाएगा बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना कि नहीं बना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो जरा समझिए। उनका अंतर यानी किनका अंतर, जो दो संख्याएं दी गई इनका अंतर, यानी कि a - b बराबर जो है आपका कितना है, अंतर कितना दे रखा है 30, अंतर कितना दिया है 30। यहाँ पर लिखेंगे उनका अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि a - b बराबर 30 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग a का मान निकाले तो a बराबर हो जाएगा 30, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस b। इक्वेशन नंबर क्या बना 2। अब ये जो समीकरण 2 से मान है समीकरण 1 में रखेंगे, वही सेम प्रोसेस आपका चलेगा। लिखेंगे आप लोग यहाँ पे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से b नहीं सॉरी ये है ना a का मान, समीकरण 1 में समीकरण 2 से a का मान रखने पर, तो रख दीजिए a का मान इसमें रखेंगे तो यह हो जाएगा 64 बराबर a का मान इतना आया है तो रखेंगे 30 प्लस b डॉट b, यहाँ पर हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा 30b प्लस क्या b का स्क्वायर। 64 को उधर भेजिए, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 30b बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 64 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पता कर लें, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो एक का प्लस हो जाएगा एक का क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि गुणा करने पर आपका 64 होना चाहिए और घटा देने पर आपका 32, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में आएगा तो घटाने पर 32, तो 32 जो है दूना के 64, 32 दूना के 64 और 32 में से 2 घटा कितना हो जाएगा, 32 में से 2 घटा 30 हो जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू जो b का मिला है b बराबर चेंजिंग हो जाता है, ये प्लस 32 है तो b बराबर हो जाएगा -32 और ये -2 है तो b बराबर हो जाएगा +2। दो कंडीशन बन गई, जो दोनों कंडीशन बनी जो 2b का मान निकला हुआ है समीकरण नंबर 1 में 2 में क्या करेंगे रखेंगे। लिखिएगा समीकरण 2 में b का मान रखने पर, समीकरण 2 में b का मान रखा जाए तो b बराबर एक किस में निकालेंगे -32 में निकालेंगे ना, b बराबर -32 में निकालेंगे तो समीकरण 2 क्या मिल जाएगा a बराबर हो जाएगा 30 - 32,
30 माइनस क्या होगा 32, तो a बराबर हो जाएगा 32 में 30 घटाएंगे तो -2। निकला कि नहीं निकला? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b बराबर कितने पर? 2 पर। तो b बराबर जब 2 पर आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए a बराबर हो जाएगा 32 प्लस 30 है ना, 30 प्लस 2, b का मान 30 प्लस 2 है b का मान, a बराबर हो जाएगा 30 2 32। दो मान फाइंड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यानी कि जब आंसर आप निकालेंगे तो जब हम लोग b का मान -3 रखे थे, -32 रखे थे, तो a का मान कितना आया? -2 आया। या जब हम लोग b का मान 2 रखे थे तो a का मान कितना आया? 32। दो कंडीशन यहाँ पर बन चुकी हैं और दोनों कंडीशन जो बना है यह a और b का क्या है? मान। यानी कि या तो जो दोनों संख्याएं हैं, या तो दोनों संख्याएं, पहली संख्या -32 होगी, -2 होगी, या 2 और कितना होगा? 32 होगा। दोनों संख्याएं आपकी ये हो सकती है। तो ये रहा आपका क्या? आंसर फाइंड हुआ है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि जो भी मैं इस वीडियो में आपका प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप जो है समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।